अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.7 जो कि मोमेंटम के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आएगा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंपल आपसे वो मोमेंटम को डिफ़ाइन करवाएगा, इसका फार्मूला और यूनिट को लिखवा सकता है, यानी कि डिफ़ाइन मोमेंटम, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप लिख दीजिएगा। MCQ कैसे आएगा? आपसे वो MCQ के अंदर पूछ सकता है द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, नीचे 4 ऑप्शन देगा, द यूनिट या द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज, और नीचे 4 ऑप्शन देगा, मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन लिख देगा। तो आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा। तो वो हम यहाँ पर इसका यूनिट, डायमेंशन, ये क्वांटिटी कौन सी है, ये भी MCQ के अंदर पूछ जा सकता है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, वेलोसिटी की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ, मास की तरफ, तो 4 ऑप्शन देगा। ये भी हम यहाँ पर बात क्लियर करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर्स में आया भी हुआ है कई दफ़ा, वो ये वाला है। आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्टेट या डिफाइन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, डिराइव इट्स फार्मूला, कि आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की फॉर्म में डिफाइन कर दें, उसकी स्टेटमेंट लिख दें और उसका फार्मूले की डेरिवेशन भी कर दें। तो ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, और इसकी स्टेटमेंट जो है वो खुद MCQ के फॉर्म में कई दफ़ा पेपर्स में आ चुकी है, कि वो पूछता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शन देगा, फोर्स होता है, इम्पल्स होता है, मोमेंटम होता है, कुछ भी 4 ऑप्शन देगा, तो फोर्स आपने टिक करना है। तो यानी कि ये टॉपिक आपने अच्छे से समझना है, ताकि इसमें से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है या MCQs आते हैं तो आप उसको पेपर में इजीली अटैम्प्ट कर सकें। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि आपको जो वाइट बोर्ड पर लिखा जाएगा वो क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें मोमेंटम क्या होता है। अब देखिएगा, इसको ना समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल जो है वो इमेजिन करते हैं। लेट करें आप रोड पे खड़े हुए हैं और सामने से एक कार आ रही है और एक बाइक आ रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि किसको रोकना ज़्यादा आसान है, या कौन आपके अंदर टकराएगा तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। लेट करें तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर जो कार है ना उसको रोकना मुश्किल है, बाइक को रोकना आसान है, यानी कार टकराएगी तो ज़्यादा नुकसान होगा, बाइक जो है टकराएगी तो कम नुकसान होगा। अब इसकी वजह उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे क्योंकि सर जी कार का जो मैस है वो ज़्यादा है इसलिए उसको रोकना मुश्किल है, और बाइक का मैस कम होता है इसलिए उसको रोकना आसान है, वो लगेगी कम, नुकसान होता है। कार से एक्सीडेंट हो जाए तो ज़्यादा नुकसान होता है। तो यानी कि वो जो है वो मैथ्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब लेट करें मैं सिनेरियो को चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर कंडीशन ये लगाता हूँ कि जो कार है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और बाइक जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। अब बताएं किसको रोकना आसान है या कौन टकराएगा तो ज़्यादा नुकसान होगा। अब आपका आंसर क्या होगा कि सर जो बाइक है उसको रोकना मुश्किल है, चूँकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत फास्ट आ रही है, कार बहुत स्लो स्लो आ रही है, तो उसको हम आसानी से रोक लेंगे। और अगर कार किसी चीज़ में टकराएगी तो नुकसान कम होगा। इट मीन्स दैट कि जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो उसकी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका मैस और एक उसकी वेलोसिटी। यानी कि हम दोनों से पता चलाते हैं कि किसके पास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। सिर्फ मैस से पता नहीं चला सकते, सिर्फ वेलोसिटी से भी पता नहीं चला सकते। तो अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने मैस और वेलोसिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी बना दी जिसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। यानी कि मोमेंटम क्या है, मैस इन मोशन। अगर किसी चीज़ का मैस ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, या अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा है तब भी मोमेंटम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका मैस और उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट लेने से हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है वो कितना मूव कर रही है।
ठीक है, या किसी भी बॉडी जो मूव कर रही है उसको रोकना कितना मुश्किल है। अब जारी बात है जिसका मैस ज़्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा कम मैस वाले की निस्बत। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, दो चीज़ें हैं एक ही स्पीड से आ रही हैं, एक ही रफ्तार से आ रही हैं, जिसका मैस ज़्यादा फिर उसको रोकना मुश्किल होगा, जिसका मैस कम है उसको रोकना आसान होगा। या इस तरह इमेजिन करें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का मैस सेम है। मैस क्या है, दोनों का सेम है, एक फास्ट आ रहा है एक स्लो आ रहा है, तो जो फास्ट आ रहा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो यानी मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम का नाम देते हैं। सिंपल डेफिनेशन देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, उसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का, और मोमेंटम सिर्फ मूविंग बॉडी का होता है। अब आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। देखिए मोमेंटम को शो करते हैं स्मॉल पी से, कैपिटल पी नहीं लिखना, स्मॉल पी लिखना है। ये इक्वल है मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट के लिए हम दरमियान में कोई सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है क्रॉस, वो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो स्पेशल यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैस स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो सिंपल एक स्केलर जो है वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है। अब चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है, हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंटम का। मोमेंटम का सिंबल क्या है, स्मॉल पी है। अब ज़रा इसके यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो मोमेंटम का यूनिट है वो क्या बनेगा। देखिए मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट बना। ये कहाँ से बना, फार्मूला से बना। चूँकि मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। अब इसको न्यूटन सेकंड क्यों लिख सकते हैं, आइए ज़रा इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। यानी अगर आपको ये आ जाए पेपर के अंदर कि प्रूव कर दें, प्रूव दैट, कि आपने प्रूव करना है कि न्यूटन सेकंड जो है ये हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, ठीक है। न्यूटन सेकंड ये इक्वल होता है इसके। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी प्रूफ करवा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए, बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आपस में इक्वल कैसे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक साइड ले लेते हैं। लेट करें मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, यानी न्यूटन और सेकंड। तो हमने इसको ना सॉल्व करके ये लेके आना है। अब देखें, आपको पता है न्यूटन किसके इक्वल होता है, भाई न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप हिंट दे सकते हैं कि न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई कैसे, देखो आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन इक्वल लगाएं मैस किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये वाला सेकंड आप वैसे लगा दें, इसकी पावर 1 भी लगा सकते हैं, ना पावर हो तो 1 लगा सकते हैं। तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर, आप वैसे लिख लें। अब S जो है वो एक की पावर -2 है, एक की पावर +1 है। तो अगर बेस सेम हो, नीचे वाले सेम हो, तो पावरें ऐड कर दो। तो ये बनेगा किलोग्राम M, और S की पावर बनेगी -1, यानी -2 + 1 क्या होता है, -1। तो लीजिए यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, न्यूटन सेकंड। राइट हैंड साइड क्या आई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इसका यूनिट ये है और इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। तो आपको समझ आ गई, ये आप प्रूफ नोट कर लीजिए। ये अगर पेपर में इस तरीके से आ जाए तो आप इतना करके इसके 2 मार्क्स ले सकते हैं। अब डायमेंशन हमने चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये वाला जो यूनिट है ना, इससे हम डायमेंशन बना सकते हैं। देखिए इसमें किलोग्राम है, किलोग्राम क्या होता है, मैस, किलोग्राम होता है मैस। मैस के लिए डायमेंशन M यूज़ करते हैं सिंबल,
और मीटर मीटर होती है लेंथ, और लेंथ के लिए हम कैपिटल L यूज़ करते हैं। सेकंड सेकंड है। टाइम टाइम के लिए T यूज़ होता है। अब चूँकि सेकंड की पावर -1 है तो T की पावर क्या लगा दो, -1 लगा दो। तो इस तरीके से आप डायमेंशन बना सकते हैं। यूनिट अगर आपके पास होगा तो डायमेंशन बनानी बहुत ही ईजी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है? तो पहली बात ये है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो तरह की होती है, या स्केलर होगी या वेक्टर होगी। स्केलर वो क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर वो क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने स्केलर और वेक्टर समझाए हैं। स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है। तो मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जारी बात है अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो आइए डायरेक्शन देखते हैं। एज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि इसके फार्मूला में वेलोसिटी आ रहा है तो जिस तरफ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। लेट करें अगर कोई बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यानी जिस तरफ बॉडी जा रही होती है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी तरफ ही होती है। तो अगर एक कार है और वो मूव करके इस तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी तरफ ही होगी। लेट करिए बोर्ड मार्कर है, ये इस तरह ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी भाई, अपवर्ड होगी। जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ मोमेंटम। एक पॉइंट रह गया, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। मोमेंटम जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। चूंकि क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, या तो बेस होगी या फिर डिराइव्ड होगी। अब बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने ये समझाया हुआ है। ठीक है, 7 क्वांटिटीज बेस हैं। एक कौन कौन सी? मैस, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 क्वांटिटीज बेस हैं। इनके अलावा बाकी दुनिया जहान की जितनी भी क्वांटिटीज़ है वो सारी ड्राइव्ड है। अगर कोई क्वांटिटीज़ ये जो मैंने 7 गिनवाई हैं इनमें से हो तो वो बेस, इनके अलावा बाकी कोई भी हो तो वो ड्राइव्ड। अब ये मोमेंटम उन 7 में नहीं था तो लिहाजा ये बेस नहीं है। ये कौन सी है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ को ना हम दो तरीके से बताते हैं, स्केलर और वेक्टर में से कौन सी है, बेस और डिराइव्ड में से कौन सी है। तो स्केलर और वेक्टर में से ये वेक्टर है, और बेस और डिराइव्ड में से ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझा दिया मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है। जिस चीज़ के पास मोशन ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी मोमेंटम मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास के इंक्रीज होने से मोमेंटम इंक्रीज होता है, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने से भी मोमेंटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। आइए अब हम बात करते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर देखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, डेल्टा चेंज को शो करता है ना, तो किस में, पी मोमेंटम, तो कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है ये इक्वल होता है फोर्स के। अब देखें वो न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो यानी फोर्स का फार्मूला हमें मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू एम ए। तो ये F इज इक्वल टू दिस है, तो ये भी न्यूटन सेकंड लॉ जैसा ही है, लेकिन ये मोमेंटम की फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। पहले हम इस फार्मूला की डेरिवेशन करते हैं। यानी इस फार्मूला को अगर हम सेंटेंस में लिखें तो ये सेंटेंस बनेगा, और ये फार्मूला अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम है तो ये फिर इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। सिंपल है, स्टेटमेंट को आपने जुबानी याद रखना है। अब इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बॉडी, डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे फिर मैथ करेंगे। डायरेक्ट मैथ जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, हम लेट करें ये बॉडी है। ठीक है, कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। जारी बात है अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी, वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, लेट करें एक बॉडी मूव कर रहा है इस तरीके से, तो उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई। अब फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जिस तरफ मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जिस तरफ मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी फोर्स लगाने से वेलोसिटी में चेंज आता है। तो सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट फॉर टाइम टी आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम वी एफ। हमने किसी टाइम में फोर्स एक्ट किया, फोर्स एक्ट की तो उसकी वेलोसिटी पहले वाली नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, और बाद वाली वेलोसिटी को नाम देते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसका सिंबल वी एफ होता है।
तो अब जारी बात है वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो वेलोसिटी में चेंज क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है। तो जारी बात है अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स इज गिवन एज, तो फोर्स लगाने से हमेशा बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है। तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर आपने एरो लगाते जाना है। डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसको पढ़ते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसको पढ़ेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये सिंपल इस तरीके से है। अब हम यहाँ पर हिंट देंगे कि हम जानते हैं कि डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये बनेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा वी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। बाकी थोड़ी सी मैथ है, आपने बड़ी ध्यान के साथ समझनी है मैथ, वो मैं यहाँ पर ऊपर सॉल्व करने लगा हूँ। तो यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है सिंपल वाला, हम उसे यूज़ करते हैं। वो आप जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो ए की वैल्यू है ना इक्वेशन नंबर 1 से, ये ए की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। तो भाई हमें मेंशन करना पड़ेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेंगे, पुट करेंगे इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इस फार्मूला में। तो ये बनेगा जी F इज इक्वल टू m, वैसे लिख लें, a की जगह पे उसका ये वाला जो फार्मूला है इसको पुट कर दें। फार्मूला क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, ओवर डेल्टा टी। तो मैंने यहाँ पर इसका ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो m है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई भी ऊपर वालों से होगा। तो m मल्टीप्लाई होगा वी एफ के साथ भी, जो कि ब्रैकेट से बाहर है, और माइनस दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एम वी आई, और ये जो डेल्टा टी है इसको आप बटे के अंदर वैसे का वैसे ही लिख दें। अब आप यहाँ पर जानते हैं, हम ये देखें पढ़ के आए हैं कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एम वी जो है वो हमारे पास मोमेंटम होता है। अगर मैस तो आप जानते हैं एक कांस्टेंट चीज़ है, जब बॉडी मूव करती है तो उसका मैस ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। मेंशन भी हमने यहाँ पे किया, सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो मोमेंटम भी फाइनल होगा, अगर वेलोसिटी इनिशियल होगी तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एम वी मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो मोमेंटम होता है, लेकिन चूँकि वेलोसिटी फाइनल है तो मोमेंटम भी फाइनल वाला होगा, माइनस ये भी मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, एम वी मोमेंटम होता है, पी होता है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा, ओवर डेल्टा टी। अब देखें जिस तरीके से वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डेल्टा वी होता है, इसी तरह हमारे पास पी एफ माइनस पी आई होगा डेल्टा पी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो लीजिए ये हमारे पास आ चुका है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमने पहले इसकी स्टेटमेंट लिखी इन्वर्टेड कामास में, उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लिखा, फिर हमने फार्मूला को यहाँ पर ड्राइव कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये थे 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिए। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पल्स वाला, तो इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम इम्पल्स समझेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।